हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 और 8 अगस्त के दोनों के कंबाइंड सेशन को लेकर के। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा। आप लोगों का जैसा प्यार इस प्रोग्राम को मिल रहा है, जैसा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उससे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे मुझे एक उम्मीद बन रही है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कि आप लोगों का 2027-2028 का एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या सभी जगह पर जहां जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। और इसी वजह से मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज एक नया सरप्राइज मैंने दे दिया इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जो दोपहर में 12 बजे सैटरडे को मैंने अभी प्लान किया हुआ है। अगर मौका लगा तो आगे जाकर के हम इसको वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं, और आगे उसी हिसाब से देखा भी जाएगा कैसे कैसे किया जा सकता है। और साथ के साथ हिस्ट्री के प्रोग्राम को तो आप लोगों ने हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज को अच्छा सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी ब्याह पर मैं आपको और आज की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से इसको कवर करते रहिएगा। साथ के साथ इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रिवीजन के तौर पर आपको दे रहा हूँ। और साथ के साथ इसमें जो मैंने आपको कहा कि मैं सभी टॉपिक्स उनके किस पेपर में किस चैप्टर से संबंधित हैं, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। उसको मैं आपको बताता ही बताता हूँ। और आज के ये टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हो, लगभग 13-14 टॉपिक होंगे, मतलब ज़्यादा ही हैं। अ, लग ज़्यादा बैठेंगे, कम नहीं बैठेंगे, 18-19 के आसपास टॉपिक हैं, क्योंकि 2 दिन के हैं। क्योंकि कल क्या हुआ था कि बहुत तेज बारिश हो रही थी हमारे इलाके में, हमारे क्या पूरे दिल्ली एनसीआर में, और भयंकर बाढ़ आई हुई है। बहुत बुरी कंडीशन थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो उसके पीछे इतना बैकअप नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सोच लीजिएगा, ये एक अच्छा खासा मुद्दा है कि कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो हमारे ऊपर डिजिटल एरा की तरफ बढ़ने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, अगर कुछ भी सिस्टम गड़बड़ हुआ तो। ये हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट है, लेकिन हम उसकी भरपाई कर लेते हैं। खैर, तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको ये बता दिए हैं, लगभग 18-19 टॉपिक रहेंगे, 17-18 कम से कम मान के चलिए। और आज के लिए आपके सरप्राइजिंग एलिमेंट तो मैं हमेशा देता ही देता हूं। एक चीज मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैं आप लोगों को इसमें रिवीजन का प्रैक्टिस करा रहा हूं, लास्ट में दे रहा हूं, वो कैसा है? उसका आप लोगों ने कभी भी कमेंट सेक्शन में आकर के फीडबैक नहीं दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर आकर के फीडबैक दीजिए। और साथ के साथ कल के लिए तैयार रहिएगा। कल यानी कि संडे, एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करने का, जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने वीक में जितने टॉपिक पढ़े हैं वो हम आसानी से याद कर सकें। और क्लास में आप लाइव रहने की कोशिश कीजिएगा दोपहर में 12 बजे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इस पीपीटी के लिए, पीडीएफ के लिए, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, करंट अफेयर के टॉपिक भी मिलते रहेंगे। और इस ये मेरा टेलीग्राम, वो सॉरी इंस्टाग्राम है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है ललित कला अकादमी। 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। ये इंपॉर्टेंट है। किस डेट को? ये रहा। कौन सा? 72वां। यह अपनी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाला प्रदर्शनी का पहला उद्घाटन का कार्यक्रम है, एक तरीके से समझ लो। बात आती है कि इसकी स्थापना कई क्या हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है। 1954 में पहले शिक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया। और आपका इसके चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता सहित कुल मिलाकर के 6 केंद्र हैं। बात समझना, दिल्ली मुख्य केंद्र तो है ही है। और ये एक समकालीन कला और ललित कला कंटेम्पररी जैसी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। ये रहा ललित कला अकादमी का ऑफिस। आप देख लीजिएगा, इमेज देख लीजिएगा। तो ये यूपीएससी के लिए दृश्य कला, आर्ट एंड कल्चर की जो हमारा है, कला संस्कृति के प्रमुख संस्थान, उसमें कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके कुछ और चीजें हैं कि ये दृश्य कला को ज्यादा परफॉर्म मतलब देता है। दृश्य कला मतलब जो हमें दिखाई देती है,
निष्पादन नहीं, दृश्य कला। दृश्य 2 तरह की कला होती है, एक दृश्य कला होती है जिसको एक बार बना दीजिए, वो लंबे समय तक बनी रहती है और निष्पादन कला नृत्य संगीत जैसी जिसे हर बार आपको परफॉर्म करना पड़ता है, परफॉर्मेंस आर्ट कहते हैं। तो ये दृश्य कला से संबंधित है। यानी कि ललित कला अकादमी केवल दृश्य कला को बढ़ावा देती है, इसलिए ध्यान रखना नृत्य, संगीत इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आपकी चित्रकला, वास्तुकला, जनजातीय कला, मूर्तिकला जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक कार्यक्रम होता है, जहाँ पर राष्ट्रीय कला पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ पर, इसी के माध्यम से दिए जाते हैं, आपके राष्ट्रीय कला पुरस्कार। त्रियानेलय इंडिया 1968 में शुरू हुआ, हर 3 साल में होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, वो भी यही करता है, त्रियानेलय, ठीक है ना? और ललित कला रत्न, दृश्य कला के क्षेत्र में अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है, ये दिया जाता है। ये 4 पॉइंट आसानी से आप लोग याद करके चलिएगा। एवरीवन क्लियर है? ये वो चीजें हैं जो आपको जनरली करंट अफेयर और ये कह लीजिए कि करंट अफेयर में नहीं पढ़ाई जाती, या कह लीजिए कि आपके आर्ट एंड कल्चर की रेगुलर क्लास में पढ़ाना मुश्किल होता है। मैंने भी कई बार क्लास ली है। 10 दिन में आपको आर्ट एंड कल्चर पूरा रिवाइज कराना होता है प्री के लिए। 10 दिन में नहीं, 7 से 8 दिन। अब उसमें किन-किन चीजों को कितना गहराई में आप पढ़ाएंगे? सोचिएगा। इज इट नॉट पॉसिबल? दैट्स व्हाई उस कमी को मैं यहां पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको नोट करते चलिएगा। दूसरी एक प्रमुख योजना है आपकी गोवर्धन योजना, जो एनर्जी सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 से जुड़ी हुई है। गोवर्धन स्कीम ये रहा। केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए बजट की एकीकृत राष्ट्रीय राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना को मंजूरी दे दिया है। नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, ये ध्यान रखना, ये रही। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? ये घरेलू संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना इसका लक्ष्य है। कि हम गोबर और जितना भी हमारे पास इस तरह का बायोमास होता है, उसको हम गोबर गैस प्लांट में डाल करके उससे गैस निकालते हैं और उसको हम यूज करना चाहते हैं। इसी का नाम गोवर्धन है। यह बिखरी हुई पुरानी योजनाओं, सतत इत्यादि को पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत लाया गया है। सारी योजनाओं को इकट्ठा करके पेट्रोलियम मंत्रालय के अंडर में ले आई। पराली समाधान, कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या को कम करेगा, क्योंकि पराली वगैरह होगी सब इसी में, आप इसको अंदर डाल दीजिए और आराम से वो सड़ करके आपको क्या बनाएगी? गैस बनाएगी। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये इसका कंसेप्ट है। अब इसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए 2028-29 तक गैस कंपनियों को सीएनजी पीएनजी में 5% सीबीजी मिलाना अनिवार्य होगा। कंप्रेस्ड बायो गैस, जैसे अभी पेट्रोल में एथेनॉल चल रहा है 10% का, ये टारगेट याद रखिए 2028-29 तक। सब्सिडी, नए ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने पर 2 करोड़ रुपए प्रति प्लांट की मदद दी जाएगी। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो नया बनाया जाए, और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पुराने को मॉडिफाई किया जाए। तो ये आपकी 2 करोड़ रुपए प्रति आपका जो प्लांट है उसके तहत इसको सहायता दी जाएगी। तो देखिए जैविक कचरा है उसको इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट में डालना है, उससे हमको गैस बनानी है, गैस बनानी है, और गैस से हमको खादा भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सीएनजी व्हीकल भी चला सकते हो। तो ये कंसेप्ट कर दिया गया, सीएनजी पीएनजी में इसको मिक्स करना ही है। सीबीजी क्या है? क्या जैविक कचरे से बनी हुई शुद्ध बायोगैस है जिसमें 90% से अधिक मीथेन होती है। क्योंकि भाई जो कोई भी चीज सड़ाओगे तो मीथेन तो निकलेगी निकलेगी, ये है। और ये हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें हम अपने अवशेषों को फिर से रिसाइकिल करके यूज करने की कोशिश करते हैं, ये रहा। तो ये गोवर्धन योजना अब मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी के अधीन है, पराली वगैरह की सारी समस्याओं का समाधान करता है, ये रहे। यह योजना जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलकर पर्यावरण की रक्षा, किसानों की आय को बढ़ावा देगी, और बाजार जोखिम कम करने के लिए 2110 रुपए प्रति MMBTU को निश्चित मूल्य तय किया गया है। ये रहा 2100 रुपए, यानी कि बाजार मूल्य के अनुसार ही इसको तय कर दिया गया है। तो इतने की पॉइंट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, और गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। गैल्वेनाइजिंग, क्या नाम है, बताओगे कि नहीं? यस, वो तो मैं रिवीजन क्लास में बता ही दूंगा, लेकिन तब तक आप याद करिए गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट और भी है, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
भारतीय भेषज संहिता आयोग, भेषज मतलब मेडिसिन, ये रही फार्मेसी वगैरह को लेकर के। WHOSEARN सर्न द्वारा भारतीय भेषज संहिता आयोग को फार्मेको विजिलेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। ये रहा फार्मेको विजिलेंस के लिए, किसको? ये रहा आपका इस कंसेप्ट को, भेषज संहिता को लेकर के। अब कंडीशन क्या है कि ये कहां पर घोषणा हुई? नेपाल के काठमांडू में सर्न की 10वीं वर्षगांठ की बैठक में यहां पर घोषणा की गई। और आईपीसी क्या है? फार्मेकोलॉजिस्ट जो है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह है। और इसका हेड ऑफिस कहां है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इन सारे पॉइंट को प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। ये रहे इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन, ये रहा मेड इन इंडिया, अप्रूव्ड बाय, ये रहा फार्मेको विजिलेंस। और विजिलेंस का मतलब होता है आपकी मेडिसिन वगैरह की प्रॉपर तरीके से जांच करना, विजिलेंस करना, देखभाल करना, कहीं किसी तरह की गलत मेडिसिन वगैरह का मार्केट में तो नहीं आ रही है। इस तरह की विजिलेंस का काम करता है फार्मेको कंपनी या फार्मा कंपनियों के संदर्भ में। की पॉइंट क्या है? आईपीसी भारत में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता मानक और उनके सुरक्षा के नियम तय करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एफएसएसएआई होता है हमारे फूड के लिए, उसी तरीके से मेडिसिन के लिए ये रहा। अब दवाओं के मानक क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। आईपीसी की आधिकारिक स्टैंडर्ड बनाता है। दवा के पैकेट पर इंडियन फार्मेकोपिया लिखा होना चाहिए, आईपी लिखा होना अनिवार्य हो गया है कि भाई इसकी मोहर तो आपके उस पर होनी ही चाहिए। अब फार्माकोविजिलेंस दवाओं के साइड इफेक्ट की पहचान करना, ये रहा, इसीलिए इसको सबसे उत्कृष्ट केंद्र माना गया है कि कहीं इसके साइड इफेक्ट तो नहीं, चेक करवाई। आईपीसी मेडिकल उपकरणों से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी नजर रखता है। साथ के साथ अंतरराष्ट्रीय पर दवा मानकों को एक समान बनाने की कोशिश करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडिसिन जो है सब उनका स्टैंडर्ड जो है एक जैसा बना रहना चाहिए। तभी तो अगर एक स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होगा तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे यहाँ के नियम अलग, दूसरे देश के नियम अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई। अब इसमें ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचओ सर्न 11 सदस्य देशों को अब दवा सुरक्षा में भारत द्वारा ट्रेनिंग और मार्गदर्शन मिलेगा। यस, आईपीसी एक वैधानिक शक्ति और कॉलेज प्रोग्राम के राष्ट्रीय अधिकरण है। यानी कि देखा जाए तो ये क्या करेगा? दवा का उपयोग देखेगा, साइड इफेक्ट की पहचान करेगा, आईपीसी को रिपोर्ट करेगा और सुरक्षा के नियम लागू करेगा। कौन? विजिलेंस के तौर पर ये काम करेगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं इसके आगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके 300 GW गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा की कैपेसिटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा आई थी अभी आपकी, वो ये थी। अब कहा इसमें चर्चा में क्यों आए? भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन, नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला से अलग हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता आधिकारिक तौर पर 300 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। ये रहा हमारा, यानी कि उसमें सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, हाइड्रो और न्यूक्लियर, ये सारी मिलकर के 300 प्लस गीगावाट हमारी हो चुकी है। यानी पिछले 2 वर्षों में ही भारत ने लगभग 90 गीगावाट की क्षमता को इसमें ऐड किया है, पिछले 2 सालों में। अब इसमें सबसे बड़ी एक योजना जो है पीएम सूर्य घर योजना, 50 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाए गए हैं, लगभग 14 गीगावाट के रूफटॉप सोलर, छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं, छतों पर 14 गीगावाट के। और इसमें नवीकरण ऊर्जा उपकरणों पर 12% से घटा करके 5% जीएसटी कर दिया गया है, यानी इसको बढ़ावा देने के लिए। तो भारत ने कोप 26 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, पंचामृत लक्ष्य और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5 जो लक्ष्य रखे गए थे और ऊर्जा परिवर्तन को हमने टारगेट किया था, उसके अनुसार एक बड़ी अचीवमेंट है ये 300 गीगावाट की। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2070 तक नेट जीरो उत्पादन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को हम 2070 तक बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे, जीरो कर देंगे 2070 तक। और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता धीमे धीमे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचामृत माइलस्टोन टाइमलाइन क्या है? यह है आपकी 500 गीगावाट बिजली उत्पादन 2030 तक।
2030 तक है 50% नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन 50%, और 2070 तक है नेट जीरो 2000, आपका कार्बन एमिशन जीरो कर देना, ये रहे। तो बात समझ में आ गई। सौर ऊर्जा में हमारे 300 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान आपके 110 गीगावाट से ज्यादा है, ये समझ लेना। हाइड्रो पावर प्लांट लगभग 47 गीगावाट के आसपास है। परमाणु ऊर्जा हमारी लगभग 8.8 गीगावाट के आसपास इसका हिस्सा है। 50% का लक्ष्य कुल स्थापित बिजली क्षमता 50% गैर जीवाश्म स्रोतों का लक्ष्य समय से पहले पा लिया गया है। 50% का बिजली का, यानी कि हम गैर जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित होने वाली बिजली के लक्ष्य को हम पहले ही पा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। और हाँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़िए तो वहां पर आपके लिए एक होमवर्क है। पंचामृत लक्ष्य क्या है कोप 26 के, और कोप 26 कब हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉर एनवायरनमेंट 26वां कहां हुआ था? और सबसे बड़ी चीज, पंचामृत लक्ष्य कौन कौन से 5, ये आपके लिए होमवर्क है, याद रख लीजिएगा। अब एक आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अग्नि 4 मिसाइल। अभी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये रही अग्नि 4। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और 1000 तक किलोग्राम तक का रणनीतिक परमाणु हथियार तक ले जाने में कैपेबल है, यानी कि पारंपरिक वारहेड और न्यूक्लियर वारहेड दोनों को कैपेबल है ले जाने में। और कितना? 1000 केजी का, इतनी कैपेसिटी 4000 किलोमीटर दूर तक। और यह डॉक्टर कलाम के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का एक हिस्सा है, IGMDP। ये रही इस प्रोग्राम का, जिसमें 5 मिसाइलों का कंसेप्ट रखा गया था, जिसको आप जानते हैं 5 मिसाइलें थी पटना के नाम की। अब कहोगे पटना नाम की? पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश, तो ये अग्नि का वर्जन है, अग्नि 4, ये ध्यान रखना। ओके, यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। अग्नि 4 मिसाइलें पुरानी से हल्की और अधिक सटीक और उन्नत नेविगेशन सिस्टम पर है। देखिए, ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोबैलिक ट्रैजेक्टरी पर काम करती है, पहले ऊपर जाती है और ऊपर से तीव्र गति से नीचे आती है। और जो आपकी कहा जाए क्रूज मिसाइल होती है, वो इस तरह से चलती है, बिल्कुल पैरेलल, लो एल्टीट्यूड पर काम करती है। तो ये दोनों का अंतर है। ये 2 चरण वाले ठोस ईंधन से चलती है, दोनों सॉलिड फ्यूल है। बाहरी जो मटेरियल है, जो आपके ऊपर जाते हैं समय, हम सोचिएगा ये जो हमारा स्पेस का पार्ट है, हमारा वायुमंडल है, इसको क्रॉस करके जाती है तो उस पर फ्रिक्शन का डर रहता है, इसलिए आग वाग ना लग जाए, इसीलिए उसका जो कंपोजिट मटेरियल बनाया गया है वो अलग कंपोजिट मटेरियल का, मतलब मटेरियल जो है कंपोजिट है, जिसको रेसिस्टेंस फ्री है और कम वजन का है। हीट शील्ड वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने पर 4000 डिग्री तक का तापमान सहने में सक्षम है। जब सोचिए जब यहां से वापस आएगी तो सोचिए इतना घर्षण पैदा होगा कि इसके बाहरी आवरण पर 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है, उसको आराम से कैच कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल परवेलाकार रास्ते में वायुमंडल से बाहर जाकर के वापस आती है, जबकि क्रूज मिसाइल सीधी आती है। क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि श्रृंखला भारत के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत करती है, विश्वसनीयता प्रदान करती है। ध्यान रखना, रिंग लेजर गायरोस्कोप इसे 4000 किलोमीटर दूर भी 1100 मीटर दूरी से अचूक सटीकता दिलाता है। रिंग लेजर माई गायरोस्कोप, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसकी प्रमुख टेक्नोलॉजी है। ओके एवरीवन, क्लियर। चलिए, एक आपका सोशल जस्टिस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है, SC ST क्रीमी लेयर को लेकर के। ये बड़ा विवाद का मुद्दा है कि SC ST, देखिए ओबीसी में क्रीमी लेयर है आय के आधार पर, भाई जिस परिवार की आय 8 लाख से ऊपर हो जाती है उसको क्रीमी लेयर के दायरे में रख दिया जाता है, भाई उसको आरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन यह व्यवस्था SC ST में नहीं है। अभी कंडीशन क्या, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि SC ST वर्ग के लिए आय आधारित क्रीमी लेयर के विचार का वो कड़ा विरोध करती है कि हम इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं करना चाहते। ठीक है, सरकार
कहती है कि ये SC/ST आरक्षण का आधार ऐतिहासिक अन्याय है, केवल आर्थिक गरीबी नहीं है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। इसलिए इसको लंबे समय तक बने रहना चाहिए क्योंकि हजारों सालों तक उनके साथ अन्याय हुआ है। केवल आर्थिक रूप से वो कमजोर नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए ये समस्या नहीं है। इसलिए उस पूरे समाज को ऊपर उठने के लिए लंबा समय चाहिए, ये सरकार का मानना है। ओबीसी से अंतर, न्यायिक मिसालों के अनुसार क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी तक सीमित है। अनुच्छेद 341 और 42 SC/ST की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है। इसको आप याद कर लीजिएगा और सरकार का तर्क भी याद रखिए। यह मुद्दा मौलिक अधिकारों और सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। अब इसके मुख्य की पॉइंट क्या है? क्रीमी लेयर का अर्थ होता है उस संपन्न वर्ग से जिसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और सरकार का मानना है कि SC/ST का पिछड़ापन सामाजिक है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी पर लागू होता है। दूसरा, 2006 में नागराज में SC/ST पदोन्नति में मात्रात्मक डाटा की शर्त रखी गई, क्वांटिफिएबल डाटा, यानी कि मात्रा के अनुसार उसको आगे प्रमोशन दिया जाए, ध्यान रखना। 2018 में जनरल सिंह केस के तहत अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत पदोन्नति में SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू हो सकता है। यानी कि इसमें कहा गया, जनरल सिंह केस में कहा गया कि SC/ST के प्रमोशन में आप क्रीमी लेयर लगा सकते हो एक बार को, बाकी नौकरी पाने में नहीं। और देवेंद्र सिंह के मामले में जो 2024 केस है, SC/ST में उपवर्गीकरण का समर्थन और क्रीमी लेयर की वकालत करता है या कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो अनुच्छेद 16(4) राज्यों के पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान की संसद को शक्ति देता है, राज्य को शक्ति देता है। और ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे पॉलिटी को लेकर के। अनुच्छेद 16(4) याद रखिएगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। सोशल इशू कह लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। एक जनरल टॉपिक है ब्लू जोन्स और दीर्घायु का कंसेप्ट, लॉन्जेविटी का। जापान के ओकिनावा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, का के ओगिमी गांव, जिसे दीर्घायु का गांव कहा जाता है, कि जीवन शैली ने स्वस्थ बुढ़ापे के लिए एक वैश्विक ध्यान खींचा है। स्वस्थ बुढ़ापा, यस माय डियर। एक्चुअली में ब्लू जोन्स का कंसेप्ट क्या है? हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ब्लू जोन्स जोन्स जो है दुनिया के वे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं बिना किसी गंभीर बीमारी के, जनरली 100 वर्ष से अधिक। ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टारिका, इकारिया ग्रीस और लोमलिंडा यूएसए। ये रहा। 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी और भारत के संदर्भ में ये बहुत बड़ी चुनौती है। आबादी बूढ़ी तो हो जाएगी, हेल्दी कितनी रहेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये पांचों को आप याद रखिएगा। लोमलिंडा ये रहा, निकोया कोस्टारिका, सार्डिनिया इटली, ठीक है ना आपका, और ओकिनावा जापान। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसमें 4 हैं आपका। इकारिया ये रहा आपका, इकारिया ये रहा, याद रख लीजिएगा इस तरीके से, इकारिया ग्रीस। ओके, तो अच्छा लगा ना। अब बात आती है कि आखिर यहां पर होता कैसे है। एक्चुअली ब्लू जोन्स के लोग महंगी दवाओं के बजाय अपनी प्राकृतिक जीवन शैली, आहार और सामाजिक जुड़ाव के कारण लंबा जीवन जीते हैं। इकिगाई जो से आपका वहां का कंसेप्ट है जापान का, जो रिसर्च निकल करके आई, जीवन का उद्देश्य, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और यह उम्र में अतिरिक्त वर्ष जोड़ सकता है। यानी कि जीवन जीने का एक अतिरिक्त उद्देश्य, मतलब एक अच्छा उद्देश्य हो जो हमें प्रेरित करे कि हमें कुछ करना है। नंबर 1, जिसे इकिगाई कहा जाता है। दूसरा है हारा हाचुबू, ये कहता है कि पेट के 80% भर जाने पर खाना बंद कर देना चाहिए, कैलोरी को कंट्रोल करना चाहिए, कैलोरी कंजप्शन कम करनी चाहिए, जिससे कि शरीर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा। प्राकृतिक गतिविधि, जिम के बजाय बागवानी, पैदल चलना जैसे दैनिक काम करने चाहिए, बजाय एक्सरसाइज के, जिम में पसीना बहाने के, इस तरह की चीजें।
पौध आधारित आहार भोजन में मुख्य रूप से बीन्स, दालें और सब्जियां शामिल करनी चाहिए। और मोई जिसे जीवन भर साथ निभाने वाला मजबूत सामाजिक पारिवारिक नेटवर्क होना चाहिए। एक परिवार जहां पर आप एक दूसरे सुख दुख की बातें कर सको, आपके अंदर की समस्या आदि तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और भारत जैसे जैसे देशों में जहां शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर आपके न्यूक्लियर क्या बल्कि उससे भी ज्यादा छोटी फैमिली का कंसेप्ट आ चुका है, जहां अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ता है। और इसकी वजह से शहर की लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी है आपको पता ही है, बहुत बुरी। हमारे जैसी उम्र में आकर के हमारी एक अलमारी दवाइयों से भरी रहती है, खाना ढंग से पचता नहीं, बाल बचे नहीं, टेंशन के आगे आपकी झुर्रियां, स्किन सब बेकार होने लगी है, कमाने की टेंशन लगी पड़ी है, बच्चों के अच्छे भविष्य की टेंशन है। ये सारी चीजें शहरों में आ गई है और ये सब कुछ अकेले झेलना है, अकेले झेलना है। तो यह मॉडल बुजुर्गों को अलगाव से दूर करता है और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। और अभी मैंने एक शॉर्ट आपको बनाया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति की, सोचिएगा, 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं था। तीनों बेटियों की शादी कर दी। बेटियों ने उठा करके उनको एक अनाथ आश्रम में भेज दिए। उसका खर्च पानी भी देती थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ने लगे तो कोई देखने भी नहीं आया, कोई उनसे बात तक नहीं करता। जब मृत्यु हो गई तो आपके अनाथालय वालों ने, वो अनाथालय का उसके वृद्धाश्रम वालों ने बेटियों से बातचीत की तो बोले हमारे पास टाइम नहीं है, आप दाह संस्कार कर दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। हम केवल उनकी अस्थियां बचा के रखना, उनका हम प्रवाह कर देंगे गंगा में जाकर के। और स्थिति ये हुई कि बाद में जाकर के उन्होंने फ़ोन के उस पे भी फ़ोन पे मना कर दिया कि हम गंगा में इनको प्रभावित नहीं कर पाएँगे, हमारे पास समय नहीं है, आप इनको प्रवाहित कर दीजिए। सोचना, ये हमारी कंडीशन है और ये ऐसी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह के मुद्दों को आप अपने एग्ज़ाम्पल में ऐसे में ज़रूर डालिएगा, सोशल इश्यूज़ में ज़रूर लिखिएगा, कोट करके। ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है कि हमारे समाज में आने वाले परिवर्तन, क्या हमारी व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उस कंडीशन में सबसे बेहतर सॉल्यूशन है ये, कि इस तरह की समस्या का समाधान क्या है? ये रहा आपका टॉपिक, ब्लू जोन्स का कांसेप्ट। एग्ज़ाम्पल डालो ना यार। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज का पूरी क्लास में से, सभी टॉपिक में से बताइएगा सबसे बेस्ट टॉपिक कौन-सा आपको लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सभी लोग। अगला टॉपिक है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू और जीवन रक्षक पदक। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को बचाने वाले 12 रेड होल खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। यस, सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी है आपके उत्तराखंड में। चार धाम यात्रा के वहां पर एक यह है, एक टनल फंस गई, उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, उनको बचा लिया गया। यह अब इसमें पदक जो दिया जाता है उसके संदर्भ में हमको जानना है। 1961 में स्थापित गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह अशोक चक्र श्रृंखला का एक हिस्सा है। 1961 में दिया गया था। सिलक्यारा टनल नेशनल हाईवे नंबर 134 पर स्थित यह चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये याद रखिए कौन से हाईवे पर है, ये रही। बहु एजेंसी समन्वय, यह सफल बचाव अभियान में एनडीआरएफ, सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नागरिक विशेषज्ञों ने मिलकर के काम किया था, जिसमें 12 रेड होल माइनर्स भी थे। पहले भी एक बार ऐसी तरह से ये काम कर चुके हैं, जहां सारी एजेंसी फेल हो गई, तो जो चीजें चूहे की तरह अंदर घुस करके उनको निकालने की तकनीक कुछ लोगों में है, और वो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की परंपरा को अपनाते हैं। और ये आम नागरिक की तरह है, उनको बुलाया जाता है तब ये काम करने जाते जाते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन और पारंपरिक कौशल आधुनिक तकनीक का एक समन्वय है और उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। रैट होल माइनिंग और आपदा प्रबंधन। रैट होल माइनिंग मेघालय में कोयला निकालने की एक पारंपरिक संकीर्ण मैनुअल तकनीक है। कहां पर? मेघालय में। लेकिन इसके लोग जो है पूरे इंडिया में है, ऐसी बात नहीं है। एनजीटी का प्रतिबंध, पर्यावरण क्षरण के कारण 2014 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने इस पर रोक लगा दी थी, रेड होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी, तो वो सब बेरोजगार लोग हो गए। आपातकालीन उपयोग, भारी मशीनों के फेल होने पर खनिकों ने मलबे की मैनुअली काटकर 41 जानें बचाई थी, मलबे को काट करके। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, एनजीटी द्वारा प्रतिबंध तकनीक का आपातकाल में जीवन रक्षक के रूप में एक सफल उपयोग है।
आपदा प्रबंधन में स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग आधुनिक मशीनों का महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। ये रहा। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अच्छा है ना? चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर का, भारत लेसोतो की छठवीं जेबीएससीसी मीटिंग। अभी जो मीटिंग हुई, छठी बैठक जो हुई है वो कहां हुई है? नई दिल्ली में। ये ध्यान रखना। भारत और लेसोथो की छठवीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यापार और हरित ऊर्जा पर चर्चा की गई। अब कहोगे सर इसके बारे में क्यों? एक बहुत छोटा सा देश है कहां बेटा ये? ध्यान रखना। लोसोतो जो है पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ये रहा आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बीच में अपने आप में है, जैसे हम कहते हैं इंडिया के अंदर दिल्ली, एक तरीके से। तो ये लोसोतो अपने आप में एक कंट्री है जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के बीच में है। स्थल रुद्ध देश है। भारत का आमंत्रण, भारत ने लेसोतो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और एसडीआरआई में शामिल होने का न्योता दिया है। क्षमता निर्माण, भारत आईटीईसी और आईसीसीआर के माध्यम से लेसोतो के मानव संसाधन विकास में मदद कर रहा है। तो अफ्रीका में भारत की भू रणनीतिक पहुंच और दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका जो है ये लुसोतो। अब बात आती है इसके की पॉइंट क्या क्या है। जल कूटनीति, LHWP, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका को पानी निर्यात किया जाता है, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका को। यस, LHWP के तहत हम लोग पानी सप्लाई करते हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संगठन लेसोतो साकू दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संघ है और एसएडीसी का सक्रिय सदस्य भी है। दुनिया के सबसे पुराने सीमा शुल्क संघ साकू का सदस्य है। साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन कहते हैं इसको, उसका। भारत की भूमिका, भारत कृषि व्यापार, निवेश और हरित ऊर्जा में लेसोतो का भागीदार है। हम पार्टनर हैं। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, भारत के साथ बिना शर्त मांग आधारित विकास सहायता भारत की विदेश नीति का स्तंभ है, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेसोतो के साथ साझेदारी अफ्रीका में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन बढ़ाने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है ना? तो व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? एक तरीके से देखा जाए तो लेसोथो के उच्च जल संसाधन है, जो साउथ अफ्रीका को डैम के माध्यम से पानी पहुंचाता है, निर्यात करता है और वहां से इसको क्या मिलता है? पैसा। पानी बेच करके पैसा कमाता है लेसोथो। व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अब अगला एक टॉपिक और है, स्वदेशी रॉकेट प्रोपेलेंट, हाइड्रासीन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। हाइड्रासीन क्या है? ये कोई दवाई है या एक नया वायरस है या नई बैक्टीरिया है या एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? हैदराबाद विश्वविद्यालय ने हाइड्रासीन नाम के एक नए सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सामग्री का संश्लेषण का भारतीय पेटेंट प्रावधान किया है। यानी कि एक प्रकार की यह विस्फोटक सामग्री है जो रॉकेट के लिए काम आती है, उसको उन्होंने डेवलप किया और इसका पेटेंट गेट किया, पेटेंट लिया है इसका रिसेंटली। यह बाइंडर और बर्न रेट उत्प्रेरक दोनों का एक ही काम पॉलीमर में करता है, एक ही पॉलीमर में करता है। यानी कि एक तरीके से बाइंडर भी है, चिपकाता भी है और साथ के साथ बर्न रेट उत्प्रेरक भी है। यानी कि बढ़ाने की, जलाने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है कैटलिस्ट के तौर पर। यह विदेशी सामग्री ब्यूटासीन का स्वदेशी विकल्प है जो मिसाइल और एरोस्पेस में उपयोग होता है। यानी कि हम अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्यूटासीन का जो इंपोर्ट करते हैं उसका अल्टरनेट के तौर पर काम आ सकता है। यानी कि ये हमको रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की एक सफल तकनीक हो सकती है, बढ़ाती है। यानी कि स्वदेशीकरण की दिशा में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है ये। तो हाइड्रासीन क्या है? सिंगल पॉलीमर है, यह उत्प्रेरक को सीधे पॉलीमर चेन में जोड़ता है जिससे अलग नहीं होता। तभी तो आपका क्या बॉन्ड बन जाता है। स्थिर दहन, रॉकेट और मिसाइलों में इसके उपयोग से दहन अत्यधिक स्थिर और सुरक्षित रहता है। यानी कि जो जलता है वो प्रॉपर तरीके से धीमे धीमे जलता है और सही तरीके से जलता है। यह रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सक्षम है। तो ये आपके कंसेप्ट है। देखिए, परंपरागत प्रोपेलेंट ये उत्प्रेरक होते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्यूटासीन को आयातित करके इसको हम जोड़ते हैं और ये महंगा पड़ता है। हाइड्रासीन हमारा पूरी तरीके से एकीकृत करता है और अपना स्वदेशी है। उपलब्धता सामान्य की सामान्य है,
इसे आयात करना पड़ता, ये 100% स्वदेशी होगा। ठीक है ना? तो ये सभी कंडीशन में उनसे बेटर कंडीशन में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, अंटार्कटिका का ब्लड फॉल्स, जो आपने अगर न्यूज में ध्यान दिया हो, समझा हो तो, कि अंटार्कटिका में ये खून की नदी कैसे बहती है, ब्लड का फॉल कैसे हो रहा है, झरना कैसे बह रहा है, रक्त का झरना। अंटार्कटिका का ब्लड फॉल्स, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड फॉल्स इंसिडेंट कहां की है, कहां पर पाए जाते हैं ब्लड फॉल्स? अंटार्कटिका में। नेचर जियो साइंस की स्टडी से पता चला है कि अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स के लाल पानी में सक्रिय समुद्री सूक्ष्म जीव मौजूद है, जो पुराने समुद्री जल का प्रमाण है। यस, एक नई खोज ये हुई है कि लाल पानी में, इसमें क्या है, हमारे प्राचीन समुद्री सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, प्राचीन समय के। लोकेशन ये कहां पर है? मैकमोडो ड्राई वैली के टेलर ग्लेशियर में स्थित है ये रहा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अंटार्कटिका में कहां पर। ग्लेशियर के नीचे 400 मीटर गहराई में लाखों साल पुराना खारा पानी फंसा हुआ है, लाखों साल पुराना। जीवित प्रमाण डीएनए विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि ये जीव जो है प्राचीन समुद्र का सक्रिय अवशेष हैं, और उसी खारे पानी में सूक्ष्म जीवों को लेकर के इसका क्या किया गया, डीएनए टेस्ट किया गया, तो पता चला कि ये प्राचीन समुद्र के ही हमारे हिस्सा है, सक्रिय अवशेष। तो ये एक तरीके से प्राचीन जलवायु परिवर्तन और चरम पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के जीवन के अस्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन है कि जीवन कभी वहां पर था। ठीक है ना? ब्लड फॉल्स का रंग और सूक्ष्म जीवों, लाल रंग का कारण क्या, कंडीशन क्या है कि ये ऑक्सीजन नहीं होती इस पानी में, ध्यान रखना। बाहर आते ही लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और यह रंग लाल हो जाता है। जब नीचे से निकलता है तो बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है, जैसे ही हवा के साथ जुड़ता है ऑक्सीजन मिक्स होती है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और ये रेड हो जाता है। यहां पर नमक की मात्रा समुद्र से बहुत ज्यादा है, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस पर भी यह लिक्विड रहता है। यहां का पानी, नमक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डेंस साल्ट की कंडीशन है। जीवित रहने के ना, बिना धूप और ऑक्सीजन के सूक्ष्म जीव रसायन संश्लेषण के जरिए समुद्र के नीचे, मतलब उसके लिए 400 मीटर नीचे जीवित रहते हैं। कारण बिना धूप और बिना ऑक्सीजन के, केमिकल सिंथेसिस के माध्यम से। और यह प्राचीन खोज प्राचीन काल की गर्म जलवायु को प्रमाणित करती है। सोचिएगा, ग्लेशियर के नीचे ये रहा आपका बिना ऑक्सीजन का पानी, जैसी दरारों से बाहर आता है ऑक्सीजन मिक्स होती है और लाल रंग का हो जाता है, यही है ऑक्सीकरण। इस तरह से पानी लाल रंग का होता है, ब्लड फॉल्स इसीलिए कहते हैं। एक टॉपिक है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वदेशी। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नागरिकों से भारतीय बुनकरों के शिल्प और विरासत को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यस, भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के सम्मान में 2015 में हथकरघा दिवस की शुरुआत की। 2015 से, ये सारी डेट याद रखिएगा। बंगाल विभाजन तो आपको पता ही होगा, स्वदेशी आंदोलन के समय में ये रहा आपका टाउन हॉल, इसमें आपकी ये सारी चीजें हुई थी। बुनकरों को सम्मानित करना, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का ये कंसेप्ट है। आर्थिक राष्ट्रवाद की एक नींव है, जिसने पहली बार अंग्रेजों पर आर्थिक दृष्टिकोण से अटैक किया था, उस कंपनी पर, उन लोगों पर जो भारत को आर्थिक रूप से लूटने के लिए आए थे। पहली बार समझते हुए उन पर आर्थिक चोट की थी, इससे पहले कभी नहीं की। जानते तो थे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, लेकिन कभी अटैक नहीं किया। पहली बार यह अटैक हुआ, उन पर आर्थिक राष्ट्रवाद का नींव रखी गई। की पॉइंट क्या है? ये रहे, हथकरघा क्षेत्र के लिए सरकारी पहल क्या क्या है, देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शोषण को रोकने के लिए खादी और देसी वस्त्रों का समर्थन किया, और सुरक्षा प्रमाणक भारत सरकार हथकरघा मार्क बुनकरों को नकली पावरलूम उत्पादों से बचाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, बहिष्कार का प्रस्ताव आधुनिक काल में वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। 1905 में बहिष्कार लाया गया था, अब हम क्या कहते हैं, लोकल फॉर वोकल। कल्याणकारी योजना, भारत सरकार ने एनएचडीपी योजना, रियायती कच्चे माल के जरिए बुनकरों को सीधे आर्थिक मदद देती है। अब इसमें कई सारे ऐसे
हमारे जीआई टैग वाले स्थानीय उत्पाद हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे एमपी की चंदेरी, यूपी का बनारसी सिल्क, असम का मूंगा सिल्क, तेलंगाना का पोचमपल्ली इकत। ये हमारी विशेष आपके हथकरघा की शैलियां हैं, उनके कपड़े हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र हैं जिनको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रादेशिक सेना को लेकर के। प्रादेशिक सेना आप जानते होंगे कि भाई हमारी एक प्रोविंशियल आर्मी भी होती है जो प्रॉपर आर्मी नहीं होती, लेकिन उसी की तरह ऐसी होती है। नागरिक सैनिकों के योगदान के मूल्यांकन के लिए प्रादेशिक सेना की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की किसने? रक्षा मंत्री ने। किसकी? नागरिक और सैनिकों के बीच के योगदान के मूल्यांकन को करने के लिए। अब एक्चुअली में 1948 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत यह स्थापित की गई थी और हर साल 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें केवल वे नागरिक शामिल हो सकते हैं जो पहले किसी लाभकारी रोजगार में हो, गेनफुली एम्प्लॉयड हो, लाभकारी रोजगार में हो, उनको मौका दिया जाता है। प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य होता है सावधानी व शूरता, यानी कि वीरता। ये रहे, यानी कि जो पहले से किसी न किसी व्यवसाय में किसी न किसी स्थिति में हैं और ये मूलतः किस क्षेत्र में काम करते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा राहत, पारिस्थितिक संरक्षण में द्वितीय रक्षा पंक्ति की भूमिका निभाते हैं। जैसे मुख्य पंक्ति होती है उसके बाद इनका भी नाम आता है कि भाई आप भी जा सकते हो। आपको कभी आपको याद हो तो कभी महेंद्र सिंह धोनी को भी ये आपका पद दिया गया, कपिल देव को भी दिया गया, इस तरह की चीजें, उनको मेडल दिया गया, भाई आइए आप जुड़िए हमारी प्रादेशिक सेना से। प्रादेशिक सेना की संरचना क्या होता है? देखिए, यह युद्ध और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नियमित सेना को बैकअप प्रदान करते हैं। यह सीमा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नागरिक और सैनिक मॉडल देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाता है और सैन्य अनुशासन को नागरिक समाज से जोड़ता है। ये रही प्रादेशिक सेना में क्या होता है? एक इन्फेंट्री बटालियन होती है, एक विभागीय इकाइयां होती हैं, एक इकोलॉजिकल टास्क फोर्स होता है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। और विभागीय इकाइयां डिपार्टमेंटल क्या होता है? रेलवे, ओएनजीसी की सप्लाई चेन, हड़ताल संकट के समय सक्रिय रूप से ये काम करते हैं। इन्फेंट्री बटालियन जो बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो तीनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, उनमें किसी में भी जा सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुल मिलाकर के। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और भी है इकोनॉमी का, जिसको आपको सभी को जानना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है। एसडीएफ और एमएसएफ 5% और एमएसएफ 5.50% दरों को भी स्थिर रखा गया है। नीतिगत रुख को तटस्थ न्यूट्रल स्टेंस को बनाए रखा गया है आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्रास्फीति के बीच संतुलन के लिए। यानी कि किसी भी तरह की चीजों को हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है, उसमें यह डिसाइड हुआ कि अभी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जीएस3 इकोनॉमी में आरबीआई की मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए काम करती है, यह ध्यान रखेगा। और इस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष तो खैर आप जानते हो कि आपके आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ सदस्य आपके आरबीआई के होते हैं और कुछ सदस्य सरकार की तरफ से भी होते हैं। पहले ये काम मौद्रिक नीति जारी करने का काम मौद्रिक नीति समिति नहीं करती थी, बल्कि पहले आरबीआई करता था। अब मौद्रिक नीति समिति बना दी गई जिसमें सरकार के और आरबीआई के दोनों के लोग होते हैं। ध्यान रखिएगा। एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 5.50, नो चेंज। ये देखेंगे तो क्या क्या रखा गया है? रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट ऋण देता है और करता है। एसडीएफ रेट जिसके तहत आरबीआई बिना कोई कोलेटरल जमा किए बैंकों से अतिरिक्त तरलता को सोख लेता है, पैसा ले लेता है उनसे। एसडीएफ रेट। एमएसएफ आपातकाल में बैंक अपने एसएलआर कोटे का उपयोग करके आरबीआई से फंड लेते हैं। रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है, ज्यादा होता है। रेपो रेट से थोड़ा सा 0.25 पॉइंट ज्यादा हो जाता है एमएसएफ रेट। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी स्पेशल फैसिलिटी है कि भाई आपके पास जो भी आपका एसएलआर का कोटा था,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आपने बैंकों ने अपने पास इमरजेंसी के लिए फंड रखा हुआ था, उसको जमा करके पैसा ले लेते हो, ये रेपो रेट से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तटस्थ रुख या आरबीआई के डाटा के आधार पर ब्याज दरों को बढ़ाने, घटाने, स्थिर रखने के लिए स्वतंत्र होता है। जब कोई भी चीज़ हम नहीं बढ़ाते, तो ये एक तरीके से न्यूट्रल स्टैंस है। विधिक कोण स्टैट्यूटरी एंगल, एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 445 जेड बी के तहत हुआ है। ये रहा, ये इसका स्टैट्यूटरी एंगल है कि किसके तहत किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन आरबीआई एक्ट की धारा, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45, वो 457 बी, हाँ वो सॉरी 457 क्यों, जेड है, 45 जेड बी, ये आप ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है। भारतीय जनजातियों में 14 नए गट बैक्टीरिया देखे गए हैं। एनसीसीएस पुणे के अध्ययन में भारत के अलग अलग आदिवासी समुदायों में की आंतों में 14 नए बैक्टीरिया की प्रजातियों की खोज हुई है। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं इनको। अध्ययन में 8 अलग अलग जनजातियों जैसे बर्ली, गोंड, बोतो इत्यादि को शामिल किया गया। इसमें ट्रांस हिमालय जनजातियों हैं में उच्च माइक्रोबायोम विविधता मिली है और भारत की विशिष्ट ह्यूमन माइक्रोबायोम मैप की आवश्यकता पर बल देता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे आंतों में पाए जाने वाले गट बैक्टीरिया है, ये आपकी कोस्टल बर्ली, आपकी दक्कन प्लेट्यू की गोंड जनजाति है, ट्रांस हिमालय की बोतो और बाल्टी जनजाति है, ये रही, इनको याद रखिएगा। तो इस तरह के उनमें 14 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। गट माइक्रोबोम क्या, तो मानव की बड़ी आंत में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पारिस्थितिक तंत्र है। यह डाइजेशन, विटामिन और निर्माण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। जितने अच्छे होते हैं उतना अच्छे तरीके से ये पेट के डाइजेशन को बढ़ाते हैं, उतना अच्छा विटामिन का निर्माण भी करते हैं, उतना अच्छा आपके हेल्थ को मेंटेन करते हैं। आहार का प्रभाव, हिमालय जनजातियों माइक्रोब्स में डेयरी और अनाज पचाने के विशेष आनुवंशिक बदलाव देखे गए हैं। यस, स्वदेशी प्रोबायोटिक्स, विदेशियों की जगह भारतीय आहार के अनुकूल नए स्ट्रेन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि भाई हमारे स्वदेशी प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, विदेशों से आने वाले प्रोबायोटिक नहीं होने चाहिए। यानी हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बाहर वाले नहीं बल्कि अपने देश के स्वदेशी प्रोबायोटिक होने चाहिए। एनसीसी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत बीआरआईसी का एक हिस्सा है। ये रहा, पाचन, प्रतिरक्षा, विटामिन निर्माण का काम करते हैं गट बैक्टीरिया। हर शरीर में मौजूद होते हैं। जितने ज्यादा ये बैक्टीरिया होंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका डाइजेशन सिस्टम होगा। ये रहा कुल मिलाकर के। तो ये सारी चीजें हो गई। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट का, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड। अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड यानी कि उसके शरीर पर आपके बादल जैसी आकृतियां होती हैं। अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड 4 अगस्त को पर मेघालय सरकार ने राज्य पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड को लॉन्च किया है। कहा ने किसने? मेघालय सरकार ने। ये उसने अपना राज्य पशु बनाया हुआ है उसके संरक्षण के लिए। मेघालय के बालपक्रम में कैमरा ट्रिप से 21 क्लाउड लेपर्ड की पहचान हुई है। ये रही 21। कहां पर? बालापक्रम में। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों वनों के बीच इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाना भारत सरकार जीईएफ और यूएनडीपी की पहल पर आधारित है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए यह 21 ऐसे लेपर्ड देखे गए तेंदुए। ये रहे क्लाउडेड लेपर्ड की विशेषता, यह केवल पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों में पाए जाते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा, इनके कैनाइन दांत शरीर के अनुपात में सभी बिल्लियों में सबसे लंबे होते हैं। यह छोटी बिल्लियों की तरह पुर कर सकता है और दहाड़ भी सकता है, यानी कि छिप भी सकता है, दहाड़ भी सकता है, दोनों तरह से। और विधिक कोण क्या है? आयुसीएन स्थिति में सुभेद्य यानी कि वनरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 1 में आता है, सर्वोच्च सुरक्षा की जरूरत है इसको। और साइट्स के अंतर्गत अपेंडिक्स 1 में आता है। अपेंडिक्स 1 में आता है कुल मिलाकर के। अब बताइए ये सारी चीजें क्लियर कि नहीं आप लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। और एक नाइट्रोसोमाइन
छिपे हुए कार्सिनोजेंस। इस पर मैंने आपको एक छोटा-सा एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाकर दिया है शॉर्ट में कि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधों ने नाइट्रोसोमाइन दैनिक आहार में पर्यावरण मौजूद में कम खुराक वाले जहरीले प्रदूषक के रूप में इसकी पहचान की है। टॉक्सिक सप्लीमेंट्स के तौर पर, कॉन्टामिनेंट्स। हम जो बाजार से जंक फूड लेते हैं, बाजार से मेडिसिन्स लेते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे आपके प्रोसेस किए हुए आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे पैकिंग वाला पनीर है या पैकिंग वाली मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना? जो पहले से महीनों सालों से रखी रहती हैं, उस तरह की चीज़ों उनको उच्च तापमान पर जब रखा जाता है, उनको पकाया जाता है हाई फ्लेम पर, हाई टेम्परेचर पर, तब ये ऑटोमैटिक बनता है। जब तक उसके अंदर होता है, तब तक नहीं बनता। अगर उसको हमने पकाया हाई टेम्परेचर पर, तो हमारा ये बनेगा। जल उपचार में या कीटाणु शोधन उत्पादों के रूप में उत्पन्न होता है ये। डिसइन्फेक्शन बाय प्रोडक्ट है ये। वैश्विक नियामकों ने इसके कारण कई दवाओं को वापस मंगा लिया है। ये रहे। हम पाना क्लोरिनाइज्ड वाटर होता है, उसमें प्रोसेस मीट होता है, कॉन्टामिनेटेड मेडिसिन होती है, इन सब में इसकी संभावना होती है और ये काफी ज्यादा कैंसर कारक है और इसी वजह से शहरों में बड़ी मात्रा में कैंसर की शिकायतें आ रही हैं, बड़ी मात्रा में। ये आपका कॉन्सेप्ट। इस पर मैंने शॉर्ट बनाया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो यही है, किस तरह की चीजें से हम कहीं जहर तो नहीं खा रहा है। ये ऑटोमेटिक उसमें होता नहीं है, बल्कि बनता है बाद में और ये हमारे कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। ये रहा। रासायनिक संरचना ये हमको जानने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोसोमाइन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एमाइन से जुड़ा हुआ होता है, अत्यधिक कैंसरकारी है ये। अमाइन प्रेशर, नाइट्राइट और ये नाइट्रोसोमाइन बनता है। ये रहा। हाई हीट और एसिड के साथ मिलाने पर निर्माण प्रक्रिया एमाइन और नाइट्राइट के मिलने से अम्लीय वातावरण या उच्च ताप में ये बन जाता है। सोडियम नाइट्राइट वाले आहार और जल में क्लोरामाइन का प्रयोग से एनडीएमए का निर्माण, यानी कि हम वाटर में जो जल का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, बाहर का बोतल बंद पानी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं या आरओ वगैरह है, उनमें भी अगर आपका एनडीएमए का कंसेप्ट है तो वहां पर भी ये बन सकता है। सोचिएगा कहां पर आप बचोगे। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, गांव जाइए, स्वस्थ और शुद्ध खाना पीना खाइए, वहीं रहिए। हालांकि वहां पर भी समस्या है, लेकिन फिर भी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। मांस प्रसंस्करण में विटामिन सी मिलाने से इसके निर्माण को रोका जा सकता है। अगर उसमें विटामिन सी नींबू वगैरह डाल करके या कुछ चीजें डाल करके रखा जाए तो कर सकते हो। भारतीय खाद्य जल मानकों में इसकी सीमा को तय करना आवश्यक है, कितना इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आज बताइए कि आज के ये टॉपिक आप लोगों को कैसे रहे, किस तरीके रहे, समझ में आए या नहीं आए, और आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक कौन सा है। और ये है आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिवीजन के पॉइंट। और इस बार मैंने आपको सरप्राइज देते हुए सिर्फ 5 नहीं, जितने मैक्सिमम हो सकते उतने मैंने मैक्सिमम टॉपिक इसमें रखे हैं कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। जैसे कि आपका गोवर्धन वाला है, ठीक है ना? गोवर्धन का कंसेप्ट क्या है, ये रहा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक हैं। ललित कला के 5 टॉपिक हैं। सोचिए इंडर फार्मेकोपिया कमीशन के आपके टोटल मिलाकर के 7 टॉपिक हैं। इस तरीके से हर चीज के मैंने पूरे के पूरे दिए हैं, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। सोचिएगा, ये रहे ब्लू जिन लॉन्जेविटी के सारे टॉपिक देखिएगा। उन सभी के नाम मैंने यहां पर रिवीजन के तौर पर लिख दिए, पांचों देशों के नाम। ये रहे। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, इंडियन लेसोतो रिलेशन, हाइड्रासीन, अंटार्कटिका बटरफॉल, हैंडलूम डे, टेरिटरी आर्मी, ये रहे। तो सारी चीजों के नाम, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। अब बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी और सबसे बेस्ट टॉपिक आप जरूर बताइएगा मुझे। और ये जो मैं पीछे दे रहा हूं, इसका आप उपयोग कितना कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।